अफसाना ऑडियो बुक पेश करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा हुआ घर, वो पुआल का बिछोना, वो नंगे शरीर नंगे पाँव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरूदे जूते पहनकर उस समय कितनी प्रसन्नता होती थी, अब फ्लैक्स के बूटों में भी वो नहीं होती। गरम पनवे रस में जो आनंद था वो गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबेने और कच्चे बोरों में जो रस था वो अब अंगूर तथा खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलदर के साथ दूसरे देहात में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी आयु 8 साल की थी। हलदर अब वो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, मुझसे 2 वर्ष जेठे थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना लेकर चल देते थे। फिर पूरा दिन अपना था। मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, तथा न हाजिरी का जुर्माना ही देना पड़ता था। फिर भय किस बात का। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के वक्त का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। रास्ते में शहर के महाजन ने एक बाग लगवाना आरंभ किया था। वहाँ एक कुआं खुद रहा था, वो भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाशा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्यार से बैठा था। हम उससे झगड़ कर उसका काम करते। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे हैं, कहीं खुरपी से क्यारियाँ खोद रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियाँ छाट रहे हैं। उन कार्यों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता, पर इस तरह मानो हमारे ऊपर ही कोई एहसान कर रहा हो। जितना काम वो दिन भर में करता हम घंटे में निपटा देते। अब वो माली नहीं है, किंतु बाग हरा भरा है। उसके पास से होकर गुजरता हूँ तो जी चाहता है उन पेड़ों को गले मिलाऊं और रोऊं और कहूँ, प्यारे तुम मुझे भूल गए, मगर मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे दिल में तुम्हारी याद अभी तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्यार के तुम जीते जागते स्वरूप हो। कभी कभी हम हफ्ते गैर हाजिर रहते, मगर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई तोरियां उतर जाती। इतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता कि लोग हैरान रह जाते। अब तो ये है कि बहुत सर खपाने के पश्चात कोई कहानी सूझती। खैर, मौलवी साहब दर्जी थे, मौलवीगिरी सिर्फ शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुम्हारों में उनकी खूब बढ़ाई करते थे। यूं कहिए कि हम मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ कार्य मिल जाता तो हम फूल न समाते। जिस रोज़ कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर फलियाँ तोड़ ली तो कभी 10-5 ऊख, कभी जौ अथवा गेहूँ की हरी हरी बालें ले ली। अब सौगात को देखते ही मौलवी साहब का गुस्सा शांत हो जाता। जब इन चीज़ों की फसल न होती तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का चाव था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल तथा चंडोले के पिंजरे लटके रहते थे। हमें सबक याद हो अथवा ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वो पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग बड़ा उत्साह दिखाते थे। मौलवी साहब सब लड़कों को पतंगे पकड़ लाने की ताकीद कर रहे थे। इन चिड़ियों की पतंगे में खास रुचि थी। कभी कभी हमारी बला पतंगों के ही सर चली जाती थी। उनका बलिदान करके हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को खुश कर लिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलदर ने कोई सफ़ेद सी चीज़ मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। हैरान होकर पूछा, ये रुपया कहाँ मिला? हलदर ने जवाब दिया, अम्मा ने ताक पर रखा था, खाट खड़ी करके निकाल लाया। मकान में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपये पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक रोज पहले चचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपये जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलदर को न जाने क्यों कर पता चल गया। जब घर के सब लोग काम धंधे में लग गए तो अपनी चरपाई खड़ी की तथा उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस समय तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था।
अब वो रुपया देखकर आनंद और डर की जो पतंगे दिल में उठ रही थी वे अभी तक याद हैं। हमारे लिए 1 रुपया एक अलभ्य चीज़ थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ बाने आने मिला करते थे। माह के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अंदाज कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपये अनगिनत थे नहीं, चोरी का खुल जाना मानी हुई बात थी। चाचा जी के गुस्से का भी मुझे तो नहीं, हलदर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था। यूँ उनसे ज़्यादा सीधा साधा व्यक्ति दुनिया में न था। चची ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब गुस्सा आ जाता तो फिर उन्हें कुछ नहीं सूझता। और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थी। हम दोनों में कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर में यही तय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर शक होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे। कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते, थोड़ा सोच विचार करते तो यह निश्चय पलट जाता तथा वो विभत्स लीला न होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही नहीं थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए तथा डरते डरते अंदर कदम रखा, मगर कहीं उस समय तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी ना किया, चबेना भी नहीं लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आसमान पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह मौका बड़े भाग्य से मिला था। ज़िंदगी में फिर शायद ही वो अवसर मिले, इसलिए रुपये को इस प्रकार खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने से बड़ी अच्छी मिठाई आ जाती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, किंतु ये ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती वस्तु खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नज़र पड़ी। हम दोनों राज़ी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता वक्त था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्ते के दामन भर गए। जब हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने शक से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला, चुरा तो नहीं लाए? उत्तर हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं, 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ प्रभाव तो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब को फ़ीस देनी है। घर में पैसे नहीं थे तो चचा जी ने रुपया दे दिया। इस उत्तर से खटकिन का संदेह दूर किया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए। लेकिन अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाएं? 1 रुपया छिपा लेना इतना कठिन काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छुपाते? न कमर में इतनी जगह थी, न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढोरा पीटना था। बहुत सोचने के पश्चात निश्चय किया कि 12 आने मौलवी साहब को दे दिए जाएं, बाकी 3.5 आने की मिठाई उड़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुँचे। आज कई रोज़ के बाद गए। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ थे? मैंने कहा, मौलवी साहब घर में गमी हो गई। ये कहते कहते 12 आने उनके सम्मुख कर दिए। फिर क्या पूछना था? पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गईं। महीना समाप्त होने पर अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने तथा बार बार तकाजा करने पर ही कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका प्रसन्न होना कोई स्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की तरफ सव्रत नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसा नहीं देते और एक हम हैं कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ रहे थे कि पता चला आज तालाब का मेला है। दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। ये सूचना सुनते ही हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी। आनंद से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोल गप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त ये लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सबक सुना दें। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी।
परिणाम ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हल्दर कैद कर लिए गए तथा कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए। वो सभी मेला देखने चल पड़े, मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हल्दर को साथ लेने की प्रतीक्षा न की। तय हो गया था कि वो छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए तथा दोनों साथ साथ मेला देखें। मैंने वचन दिया था कि जब तक वो न आएगा एक पैसा भी खर्च न करूँगा, मगर क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से अधिक गुजर गया, पर हल्दर का कहीं कोई पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या मार्ग भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेला मेला देखने में दिल भी न लगता था। ये संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चचा हल्दर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। अंत में जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हल्दर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर आहिस्ता आहिस्ता घर चला। रास्ते में ख्याल आया मकतब होता चलूँ, शायद हल्दर वहीं कहीं हो, मगर वहाँ सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहकर लगाया और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आए थे, हल्दर को मारते मारते ले गए। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियाँ हल्दर मुक्के पर गिरे। यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब को फीस दे दी थी, वो भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, शरीर का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे संदेह हो रहा था। पैर मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम रखना भारी हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी को मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव की डी का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके की डी ही की मर्जी सर्वप्रधान होती है। वो सब कुछ किया, किंतु ज्यों जो घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी, घटाएं उमड़ आती थी। मालूम होता था आकाश फटकर गिरा चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गाय भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चली जाती थी। चिड़िया अपने घोंसले की ओर उड़ी चली जाती थी, किंतु मैं उस मंद गति से चल रहा था मानो पैरों में शक्ति ही नहीं थी। दिल चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मृत्यु नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो। हमारे दरवाजे पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो खामोशी से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कहानी कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रहूँगा तो वो और भी पिघल जाएंगी। रात गुजर जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यदि ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि बेदाग बच जाता, मगर वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधा मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई उम्मीद न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। ये तो नहीं बता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वो मूंग की दाल खाते थे और शाम के समय शीशे के गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद वो किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं दिल मिचलाने वाली तथा कड़वी होती हैं। ये दवा भी बुरी ही थी, मगर पिता जाने क्यों इस दवा को खूब मज़ा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो नेत्र बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का प्रभाव धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी 4-5 और रोगी भी एकत्रित हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। इस वक्त भी वो दवा ही पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल नेत्र करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी हुई जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया है कि नहीं? मेरी ज़बान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। अल्फाज भी निकालते हुए डरता था।
पिताजी ने जोर से डांट कर कहा, बोलता क्यों नहीं, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा। मैंने कहा, मुख से पूरी बात भी न निकल पाई थी कि पिता की विकराल रूप धारण किए दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी तरफ चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी भयभीत हो गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी इसकी ये स्थिति है तब तमाचा पड़ जाने पर कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 व्यक्ति ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर संकेत किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और बेकार मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का नज़ारा इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलदर के दोनों हाथों एक खंबे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी तथा वो अभी तक सिसक रहे थे। शायद वो आंगन भर में लौटे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा आंगन उनके आंसुओं से भर गया। चची हलदर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की दृष्टि पड़ी। बोली, लो वो भी आ गया। क्या रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने चुराया? मैंने निशंक होकर बताया, हलदर ने। अम्मा बोली, यदि उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से क्यों नहीं कहा? अब झूठ बोले बिना बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना पाप है। हलदर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ता था। मैंने मार कभी नहीं खाई थी। मेरा तो 2 ही घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलदर ने भी तो अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश की। नहीं तो चची मुझसे ये क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया अथवा हलदर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्थितु नहीं तो क्षम्य अवश्य था। मैंने छुटते ही कहा, हलदर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा ने कहा, देखा वही बात निकली। नहीं, मैं तो कहती थी कि बच्चे की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वो हाथ से छूता ही नहीं, किंतु सब लोग मुझे ही उल्लू बनाने लगे। हलदर ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैंने कहा, वही ताल के किनारे तो। हलदर ने गुस्से में कहा, अम्मा ये बिल्कुल झूठे हैं। चाची ने कहा, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारी दुनिया सच्ची है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा पिता नौकरी करता, बाहर से रुपये कमा कर लाता, 4 जने उसे भला व्यक्ति कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग्य में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरी किस्मत में तो लात खाना ही लिखा था। ये कहते हुए चची ने हलदर को खोल दिया और हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मेरे संबंध में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्मा के निकट बैठकर अपनी निर्दोषता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सारा अपराध हलदर का है। एक क्षण बाद में गुड़ चबोना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलदर भी उसी समय चिवड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए तथा अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कहानी सुख में थी, हलदर की दुख में, मगर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना।